आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो हमारा पड़ोसी है, हमारा दोस्त है, नेपाल। आजकल वहां कुछ बड़ा हो रहा है। लोग सड़कों पर निकल आए हैं। वो चिल्ला रहे हैं, हमें हमारा राजा चाहिए। जी हाँ, नेपाल में राजतंत्र की वापसी की बात हर किसी की जुबान पर है। 2008 में राजशाही खत्म हुई थी। सबको लगा था कि गणतंत्र से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब वहां अराजकता है, भ्रष्टाचार है, सरकार की नाकामी है। लोग परेशान हैं। नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नेपालमा प्रजातन्त्रको मिरमिरे बिहानी उदय भएको फागुन 7 गतेको शुभ सन्दर्भमा हामी सबै नेपालीलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। प्रजातन्त्र स्थापनाका निम्ति उदारता दर्शाइ बक्सिने हाम्रो जिजु बुवाजु राष्ट्रपिता श्री 5 त्रिभुवनको सम्झना गर्दै यो अवसरमा मौसुफप्रति हामी श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछौँ। यस प्रणालीलाई हामीले समाज मैत्री र जनहितैषीको रूपमा पनि हेर्नु पर्दछ। सुन्दर शब्द, आकर्षक आदर्शले मात्र प्रजातन्त्र सार्थक हुने होइन। कर्म र व्यवहारमा प्रजातन्त्रलाई उतार्ने सेवाभाव र सही प्रजातान्त्रिक आचरण हुनु पर्दछ। सबैको पहिचान हुनु पर्दछ। सबैको अस्तित्व सुरक्षित हुनु पर्दछ। निषेधको दृष्टिकोण राख्ने राजनीतिले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन। पक्ष विपक्षको अहङ्कार आफ्नै खालको स्वार्थ तथा हटवादले पनि प्रजातन्त्रलाई गतिशील बनाउनु सक्दैन। आज देशको इतिहास मेटिँदै गएको छ। नेपालको अस्तित्व नासिँदै गएको छ। नेपालका होनहार जनशक्ति दिनहुँ ताती लागेर देशबाट बाहिरिँदै गएका छन्। नेपालीको पसिना आफ्नो माटोमा होइन, अन्तै पोखिरहेको छ। जन्मदै नेपालीको शिरमा हजार होइन, लाखको ऋणभारको बोझ छ। हाम्रा कल कारखाना, व्यापार व्यवसाय निरन्तर धराशायी बन्दैछ। हुँदा हुँदा हाम्रा शिक्षालयहरूमा समेत शिक्षक र विद्यार्थीहरू पातिलिँदै गएका छन्। नेपालको पद्धति, नीति र गतिविधि ठिक छैन। यहाँ बसेर केही हुँदैन। श्रम, सिप, चेतना र ज्ञान भएका हाम्रा नागरिकहरूमा त्यस प्रकारको भाष्य चलिरहेको छ। यस्ता कुराले प्रजातन्त्रलाई शोभनीय बनाउँदैन। प्रजातन्त्र आशा जगाउने प्रणाली हुनु पर्दछ। जनताको भरोसा बढाउने प्रणाली हुनु पर्दछ। प्रजातन्त्र फल्दै फुल्दै जाँदा हामी सबैको भाग्य र भविष्य चम्कन्छ भन्ने भावना जागृत गराउने हुनु पर्दछ। तर 3 दशक यताको हाम्रो स्थिति यस्तो छैन। आम जनताको मुहारमा मुस्कान ल्याउने, जनतालाई खुसी र सुखी बनाउने, सबैले खोजेको
र हामीले चाहेर रोजेको पनि त्यही प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो। व्यवस्था बदलियो भन्नेहरूले अवस्था राम्ररी बदल्न नसक्नु दुःखद कुरा हो। हाम्रो यो नेपाल देश भक्त पुर्खाहरूले फलाएको र फुलाएको सुन्दर राष्ट्र हो। यो राष्ट्रमा कुनै सङ्कट नआओस् भन्ने हाम्रो परिकल्पना हो। त्यसैले राष्ट्रको हितमा हामीले उदारता राख्दै आयौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले जनताको भलो होस् भनेर आफ्नो ओहदा र सुख सुविधालाई पनि त्याग गरेका हौँ। त्यागले कसैको कद सानो हुने होइन र त्यस्तो भावलाई कसैले पनि कमजोरी ठान्नु हुँदैन। कतै कुनै पक्ष नगरी सबैलाई समेटेर जाने हाम्रो अभिलाषा हो। हाम्रो त्यागको अर्थ र आशय पनि त्यही नै हो। हाम्रो इतिहासलाई नाश गरेर र पहिचानको अपमान गरेर हामी उँभो लाग्दैनौँ भन्ने कुराको हेक्का राखेर हामी अघि बढौँ। विगतका कमी कमजोरी तथा आफ्नो प्रकृति र संस्कृति विरुद्धका त्रुटि सच्याएर अघि बढ्ने चेतना हामीलाई प्राप्त होस्। देशका निम्ति र राष्ट्रका खातिर हाम्रो समर्पण निष्ठा सदैव हुनेछ। राष्ट्र रक्षाको निम्ति सबैको अनुशासन र इमानदार प्रयत्न हुनुपर्दछ। हामीले पहिले पनि राष्ट्रिय समस्या सुल्झियोस् भनेर त्याग गरेका हौँ। अब नेपालको उन्नतिको लागि हामीबाट अरू के त्याग गर्नुपर्ने हो, हामी तयार छौँ। अब समय आयो। राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीहरूलाई आह्वान गर्दछौँ। श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। जय नेपाल। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल के इतिहास की। नेपाल का इतिहास बहुत पुराना और गर्व भरा है। 250 साल से ज्यादा वक्त तक वहां शाह वंश ने राज किया। 1768 में पृथ्वी नारायण शाह ने छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एक नेपाल बनाया। ये बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त कई देश एकजुट नहीं थे, लेकिन नेपाल बना। फिर 1816 में ब्रिटिश से जंग हुई। नेपाल हारा, लेकिन अपनी आजादी बचाई। ये गर्व की बात थी। शाह वंश ने नेपाल को एक पहचान दी। लोग कहते थे, हमारा राजा, हमारा देश। सालों तक राजशाही चली, लेकिन फिर 2001 में एक दुखद मोड़ आया। राजकुमार दीपेंद्र ने अपने ही परिवार को खत्म कर दिया। ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया। पूरा देश शोक में डूब गया। इसके बाद राजा ज्ञानेंद्र आए। वो 2001 में राजा बने, लेकिन 2005 में उन्होंने सारी ताकत अपने हाथ में ले ली। सरकार को हटा दिया, आपातकाल लगा दिया। लोगों को गुस्सा आया। वो बोले, ये क्या कर रहे हो, हमारी आजादी छीन रहे हो। फिर 2006 में जन आंदोलन हुआ। लाखों लोग सड़कों पर उतरे। वो चिल्लाए, हमें लोकतंत्र चाहिए। आखिरकार 2008 में राजशाही खत्म हो गई। नेपाल गणतंत्र बन गया। सबको लगा अब अच्छे दिन आएंगे, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? चलिए आगे देखते हैं। 2008 में नेपाल गणतंत्र बना। लोग खुश थे।
माओवादी जिन्होंने राजा को हटाने में बड़ी भूमिका निभाई वो सत्ता में आए। सबने सोचा अब भ्रष्टाचार खत्म होगा, गरीबी कम होगी, देश आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2008 से अब तक 13 से ज्यादा प्रधानमंत्री बदल गए। हर बार नई सरकार, नई उम्मीद, लेकिन हर बार वो उम्मीद टूटी। माओवादी आपस में ही लड़ पड़े। नेपाली कांग्रेस, सीपीएनयू-एमएल और दूसरी पार्टियां भी सत्ता के लिए झगड़ती रहीं। सरकारें बनती रहीं, गिरती रहीं। इस बीच भ्रष्टाचार बढ़ता गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2024 की रिपोर्ट कहती है नेपाल में भ्रष्टाचार दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर पर है। 45% से ज्यादा लोग कहते हैं हमें ये सरकार नहीं चाहिए। अर्थव्यवस्था भी बुरे हाल में है। 2025 में जीडीपी सिर्फ 3.5% बढ़ेगी। 11% लोग बेरोजगार हैं। महंगाई 7% तक पहुंच गई। रोटी तक मुश्किल हो गई। लोग परेशान हैं। वो कहते हैं ये गणतंत्र हमें क्या दे रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार और गरीबी। 2024 में 500 करोड़ का घोटाला हुआ। ये पैसा स्कूलों और बच्चों के लिए था, लेकिन नेताओं की जेब में चला गया। इस गुस्से ने लोगों को फिर राजा की याद दिलाई। अब बात करते हैं आज के नेपाल की। 2020 से ही राजतंत्र की वापसी की आवाज उठ रही है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी यानी आरपीपी इसकी सबसे बड़ी समर्थक है। ये पार्टी कहती है राजा ही देश को बचा सकता है, और हाल ही में 2025 में ये आवाज और तेज हो गई। फरवरी 2025 में राजा ज्ञानेंद्र ने लोकतंत्र दिवस पर कहा मेरा देश मुश्किल में है, मुझे आपका साथ चाहिए। उनके शब्दों में दर्द था। इसके बाद मार्च 2025 में काठमांडू और पोखरा की सड़कों पर लोग उतर आए। वो चिल्लाए राजा आओ, देश बचाओ। काठमांडू में 50,000 लोग जमा हुए। ये छोटी बात नहीं है। आरपीपी के नेता कमल थापा कहते हैं 60% लोग राजा चाहते हैं। सच कितना है पता नहीं, लेकिन लोग गुस्से में हैं। वो कहते हैं गणतंत्र ने हमारी हिंदू पहचान छीनी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि मार्च 2025 में बाइक रैलियां हुई। लोग बोले नारायणहिटी खाली करो, हमारे राजा आ रहे हैं। नारायणहिटी वो महल है जहां राजा रहते थे, अब वो संग्रहालय है। लोगों का गुस्सा साफ दिखता है। वो कहते हैं राजा के वक्त एकता थी, शांति थी, लेकिन क्या ये सच में संभव है? चलिए देखते हैं। अब सवाल ये है क्या राजा सच में लौट सकता है? इसका जवाब आसान नहीं है। 2008 में संविधान सभा ने राजशाही खत्म की। 2015 का संविधान कहता है नेपाल लोकतांत्रिक गणतंत्र है। राजा को लाने के लिए संविधान बदलना होगा। इसके लिए संसद में 2/3 वोट चाहिए। अभी सरकार में नेपाली कांग्रेस और सीपीएनयू-एमएल हैं। पीएम केपी शर्मा ओली ने मार्च 2025 में कहा राजा चाहिए, चुनाव लड़ो, हम लोकतंत्र नहीं छोड़ेंगे। माओवादी नेता प्रचंड भी यही कहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी सरकार से नाराज है। फिर भी संविधान बदलना मुश्किल है। सड़कों पर गर्मी है। आरपीपी कहती है उनके पास 10% वोटर हैं, लेकिन नई पीढ़ी जो 60% आबादी है राजा को नहीं जानती। एक सर्वे में सिर्फ 25% युवाओं ने कहा हाँ राजा ठीक है। बीबीसी के पत्रकार चंद्रकिशोर झा कहते हैं ये गुस्सा है, जवाब नहीं। अगर संकट बढ़ा, लाइक 2025 में नेपाल को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया जिससे विदेशी पैसा कम आया, तो लोग कह सकते हैं बस अब राजा ही चाहिए। लेकिन अभी ये सपना दूर लगता है। संविधान बदलने के लिए जनमत संग्रह चाहिए, और अभी ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखता। अब बात करते हैं भारत की। नेपाल हमारा पड़ोसी है। हमारी 1800 किलोमीटर की खुली सीमा है। हमारी संस्कृति मिलती जुलती है। अगर नेपाल में राजा लौटा तो हमारे लिए क्या होगा? पहली चिंता सुरक्षा। राजा ज्ञानेंद्र ने अपने वक्त में भारत से दूरी बनाई थी, चीन की तरफ हाथ बढ़ाया था। 2025 में ओली ने भी चीन के साथ रेल का समझौता किया। हमें ये पसंद नहीं। अगर राजा आया और चीन करीब आया तो हमारी सीमा पर खतरा बढ़ सकता है। दूसरी बात व्यापार। नेपाल से हम बिजली लेते हैं। 2025 में 1000 मेगावाट का करार हुआ। अगर नेपाल अस्थिर हुआ तो हमारी बिजली गुल हो सकती है। तीसरी बात लोग। लाखों नेपाली भारत में काम करते हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था गिरी तो और लोग यहां आएंगे। हमारे शहरों पर बोझ बढ़ेगा। लेकिन एक फायदा भी हो सकता है। अगर राजा नेपाल को स्थिर कर दे तो सीमा पर तस्करी और अपराध कम हो सकता है। 2024 में 1200 मामले पकड़े गए। ये हमारे लिए परेशानी है। भारत का स्टैंड साफ है। मार्च 2025 में विदेश मंत्रालय ने कहा नेपाल की जनता जो चुने वही सही। लेकिन हम लोकतंत्र के साथ हैं। अगर राजा आया और चीन हावी हुआ तो हमें नई रणनीति बनानी पड़ेगी। अब हाल की खबरें देखते हैं। जनवरी 2025 में एक नेपाली छात्र की भारत में मौत हुई। काठमांडू में लोग सड़कों पर उतरे, सरकार को कोसा। फरवरी में अमेरिका ने फंडिंग काटी। चीन ने मौका देखकर हाथ बढ़ाया।
मार्च में प्रदर्शनों में पुलिस से झड़प हुई, 20 लोग घायल हुए। नेपाल के 28 मिलियन लोग हैं, 40% गरीबी में जी रहे हैं। 2025 में महंगाई 7% हो गई। रोजगार नहीं। राजतंत्र समर्थक कहते हैं उनके पास 10 लाख लोग हैं। शायद बढ़ा चढ़ाकर बोला, लेकिन भावना सच्ची है। लोग परेशान हैं। वो पुराने दिनों को याद करते हैं। लेकिन क्या पुराना वक्त लौटेगा? ये सवाल अभी अनसुलझा है। तो दोस्तों, नेपाल की कहानी यही है। लोग राजा को वापस चाहते हैं। उनका गुस्सा सच्चा है। उनकी उम्मीद पुरानी यादों से जुड़ी है। लेकिन सच ये है, राजा लाना आसान नहीं। संविधान, सरकार और नई पीढ़ी इसके खिलाफ हैं। भारत के लिए ये दोराहा है। हमें स्थिर नेपाल चाहिए, लेकिन चीन का डर भी है। आप क्या सोचते हैं? क्या नेपाल में राजा लौटेगा? कमेंट में बताएं।